अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ हमने जिन मौज़ूआत पर बात करनी है पहले डाल लेते हैं उन पर एक नज़र। कराची में महदूद ऑपरेशन की तैयारियां आखिरी मराहिल में, वजीर दाखिला की वजीर आजम को तफसीली ब्रीफिंग। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ लाल मस्जिद ऑपरेशन में गाजी अब्दुल रशीद और उनकी वालिदा के कत्ल का मुकदमा दर्ज। शाम पर मुमकिना अमरीकी हमले के लिए अरब लीग और बरतानिया की हमायत। अक़वाम मुत्तहिदा हमारे खिलाफ जारियत रोके, शाम की दरख्वास्त। आज कराची है हमारी सबसे पहली खबर और शामी साहब आज तो आप खुद भी कराची में थे। हाँ, मैं कराची गया था। मेरे पुराने दोस्त थे नसीर अहमद सलीमी साहब, उनकी बेटी की शादी थी। अच्छा। तो बहुत से दोस्तों से मुलाकात हुई, सियासी जमातों के रहनुमाओं से भी, और कुछ तबादला ख्याल भी हुआ और अच्छा। कराची की सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। अच्छा। तो हर शख्स जो है उसकी नज़रें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर लगी हुई हैं और अभी वज़ीर आज़म वहाँ जाएंगे, कैबिनेट का इजलास भी होने वाला है। बिल्कुल। और वो बुध को ब्रीफिंग भी देंगे मीडिया को। अच्छा। उन फैसलों के बाद जो उन्होंने करने हैं। तो हर शख्स देख रहा है कि नवाज शरीफ साहब क्या करते हैं। तो लोगों को ये तवक्को है कि फेडरल हुकूमत को कुछ करना चाहिए और कुछ हालात दुरुस्त करने चाहिए। अच्छा। अब बात यह है कि दस्तूर के तकाजे क्या है, फेडरल गवर्नमेंट की लिमिटेशंस क्या है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इख्तियारात क्या है। जितने लोगों से भी तबादला ख्याल हुआ उनमें से बहुत कम थे जो इसका इदराक करने की कोशिश कर रहे थे। कराची में खुद जी। बस हर एक चाहता था कि वज़ीर आज़म जो है ये काम करे, उनकी जिम्मेदारी है और लोगों को सुकून दें और कार्रवाई करें बस फौरी तौर पर। और सूबाई हुकूमत जो है वो वो तो कहते हैं ये तो फरीक है, इसने तो सारा काम खराब किया। अच्छा, गोया ट्रस्ट डेफिसिट भी है। अब मैं जब एयरपोर्ट पे मुझे एक मोहतरमा मिल गई, वो मुझसे तो आके बस उलझ ही पड़ी कि बस फौज को लेके आए फौरी। अच्छा। मेरी 2 बच्चियां हैं, मैं बड़ा डरती हूँ। मैंने कहा बीबी फौज भी देखें, अभी मामलात हो रहे हैं दुरुस्त, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, देखिए क्या करते हैं। लेकिन नहीं, एक सुनने वाली बात नहीं थी। और अब ये जो कैफियत है ना, अब देखिए एक काम करना है दस्तूर के और कानून के दायरे में, ठीक है। और वफाकी हुकूमत जहाँ तक मेरी इतलात है ये नहीं चाहती कि इस कराची की सूरत हाल को बेहतर करते करते आप पूरे मुल्क की सियासी फ़ज़ा को ख़राब कर दें। और अभी आज जो ब्रीफिंग दी है चौधरी निसार अली साहब ने वज़ीर आज़म को, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, और वो सुना खासी तफसील से उन्होंने बताया है कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है, उसकी पूरी डिटेल्स उस पर आई हैं। ठीक है। तो अब ये तो अब देखिए कराची में आप चले जाएं, अब हर शख्स दूसरे को ब्लेम देता है, दूसरे पे इल्जाम देता है। लेकिन इस बात पर तो तमाम सियासी जमातों में भी एक कंसेंसस मालूम होता है कि उनमें से कोई ये नहीं कह सकता कि सियासी जमातें इसमें कसूरवार नहीं है। ठीक है। कोई दूसरे की जिम्मेदारी ज्यादा करार देता है, अपनी कम करार देता है। भत्ताखोरी हो रही है, पुलिस में सियासी भर्तियां हुई हैं, पुलिस को इंडिपेंडेंटली काम करने नहीं दिया जाता, उस पर हुकूमत का दबाव है, उस पर मुख्तलिफ जमातें जो हैं उनका दबाव है, उन जमातों के अंदर टारगेट किलर्स मौजूद हैं, उन जमातों के अंदर भत्ता लेने वाले मौजूद हैं। इसका कोई इनकार नहीं कर पाता। ठीक है। कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर भी सबको इत्तफाक है। इस वक्त एमक्यूएम कहती है कि फौज को बुलाए, बाकी तो कोई ये नहीं कहता फौज को बुलाए, क्योंकि फौज की जो इन्वॉल्वमेंट है ना, ये उसके अपने बाज मनफी असरात हैं जो अफवाज पाकिस्तान के लिए परेशान कुन हो सकते हैं, प्रोपेगंडे की लपेट पे आ सकती हैं। इसलिए हर रेंजर्स और पुलिस अगर उनको फ्री हैंड दे दिया जाए, उनकी मॉनिटरिंग कोई हो, तो लोगों का अक्सर लोगों का ख्याल है कि अब भी हालात पर काबू पाया जा सकता है। फिर जुडिशरी जो है उसका भी एक रोल है, कानून जो है उसको भी तब्दील करना है। तो कई काम हैं जो करने वाले हैं,
लेकिन ये इसमें एक इत्मीनान की थोड़ी सी बात यह है, 1% हो चाहे, कि फेडरल हुकूमत जो है इसको इंतहाई संजीदगी से ले रही है और सूबाई हुकूमत को भी पुश कर रही है कि वो उसके साथ आए। अब देखिए जो काबीना का इजलास होने वाला है उसमें MQM के फारूक सत्तार साहब को भी बुलाया हुआ है और कायम अली शाह साहब भी उसमें शरीक होंगे। अब कायम अली शाह साहब ने लिख के भेजा है कि भाई शर्जील मेमन साहब जो हैं जी उन्हें भी शामिल किया जाए और क्योंकि वो भी कुछ मालूमात देना चाहते होंगे। अभी तक कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आया, लेकिन पॉजिटिव आ जाएगा। अगर फारूक सत्तार साहब शरीक हो सकते हैं कैबिनेट के इजलास में, तो शर्जील मेमन साहब ने क्या जुर्म किया है? शामी साहब, ये जो प्री कैबिनेट मीटिंग जो काम चल रहा है, जो ब्रीफिंग्स हो रही हैं, उसमें शहबाज शरीफ तो बैठे हैं, अगर कायम अली शाह भी बैठते तो वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो दूर ना हो जाता? तो कायम अली शाह साहब के साथ ही होनी है ना मीटिंग जी, जो कराची जा रहे हैं ना। ठीक है, तो कराची को शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तो नहीं है ना, तो ये तो एक होमवर्क हो रहा है। अच्छा। और होमवर्क के बाद जब जाएंगे तो सारी बातें जो हैं ज़ेरे बहस आएंगी, कायम अली शाह साहब से फिर आगे इक़दाम होगा। ठीक है, तो और कायम अली शाह साहब के ऊपर शाम साहब अभी आप जैसे कह रहे हैं कि नंबर 1 रेंजर्स और पुलिस को अगर फ्री हैंड दिया जाए, लेकिन जब पुलिस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि इनकी भर्तियां सियासी हैं और रेंजर्स के बारे में MQM ने कह दिया कि हमें तो एतमाद नहीं है। नहीं, MQM के कहने से नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ रेंजर्स के बारे में खासा एतमाद और तमाम सियासी जमातें एक आध के अलावा ये बात कह रही है कि रेंजर्स के आने से हालात में मुस्बत तब्दीली आई है। अच्छा। अगर रेंजर्स ना होती तो पता नहीं कराची में क्या हो जाता। तो ये अब देखते हैं, हमें कुछ इंतजार करना चाहिए क्या इक़दाम गवर्नमेंट तजवीज़ करती है। ठीक है, अब आ जाइए आप चीफ जस्टिस की तब्दीली। चीफ जस्टिस साहब जो है मुशीर आलम जी, वो अब सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हो गए। ठीक। और हमारे जो ना जस्टिस मकबूल बाकर साहब जो है वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। चंद हफ्ते पहले ही, बल्कि चंद माह पहले जो है उन पर हमला हुआ था कातिलाना, उसमें कई लोग हलाक हो गए थे, उनके गार्ड कई जख्मी हुए थे और अल्लाह ने उनकी जान बचा ली थी, क्योंकि उनका ताल्लुक जो है फ़िका जाफरिया से और फ़िरका वाराना जो दहशत गर्द है उन्होंने उनको निशाना बनाया। लेकिन अब देखिए ये खुशकिस्मती की बात यह है, और जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनको दाद भी देनी चाहिए कि उन्होंने उन लोगों को पकड़ लिया जिन्होंने ये मनसूबा बनाया था। बिल्कुल। और उनका जो मास्टरमाइंड था वो भी सरजानी टाउन से पकड़ा गया था और वो पुलिस के मुकाबले में जख्मी हुआ और फिर मारा गया। तो शामी साहब, इस वक्त जो सिनेरियो बन रहा है उसमें ये फैसला भी कुछ रोल प्ले करेगा? नहीं, इसलिए कि अब देखिए जो वैकेंसी हुई है वहाँ मुशीर आलम सीनियर जज को जाना था। पहले मुशीर आलम साहब जो थे उनको नहीं भेजा गया था। जब यहाँ से जस्टिस एजाज चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट गए लाहौर हाई कोर्ट से, उस वक्त मुशीर आलम साहब की टर्न बन रही थी, लेकिन नेक्स्ट सीनियर जज थे मेरा गुलजार साहब थे शायद, उनको भेज दिया गया। तो मुशीर आलम जो हैं वो एक बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कानूनदान हैं, ज्यूरिस्ट हैं। उनके फैसले जो हैं बैनुल-अक़वामी फोरम्स पे डिस्कस होते हैं, इंसानी हुकूक के हवाले से, टॉर्ट के हवाले से, महकमों की ज़िम्मेदारी के हवाले से, तजावुज़ात, बहुत कुछ फैसले उन्होंने ऐसे किए हैं जिन्होंने उनका कद बहुत बुलंद किया है। बहुत दबंग आदमी समझे जाते हैं, बहुत दयानतदार हैं, बहुत दो टोक हैं। और फिर यह है कि जज बिल्कुल मुकम्मल जज जैसे आप किताबों में पढ़ते हैं और जैसे कभी एक ज़माने में इंग्लिस्तान में पाए जाते थे, या हमारी जो खिलाफतें हैं, खिलाफते रास्ता में होते थे या खिलाफते अब्बासिया और बनो उमैया के दौरान जज हमारे ऐसे होते थे। तो मुशीर आलम साहब जो हैं वो हमारा रिश्ता उन लोगों से जोड़ते हैं। तो अब सिंध हाई कोर्ट जो है उसको वो खैर बात कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में रौनक अफरोज हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। अभी तो 57 साल के हैं। अच्छा, 8 साल उनके लिए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ये बहुत मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का नाम रोशन होगा उनके फैसलों से। एक ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। अगली खबर है साबिक सदर जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कत्ल का मुकदमा और कत्ल का इल्ज़ाम है गाजी अब्दुल रशीद और उनकी वालदा का, जो लाल मस्जिद के ऑपरेशन के दौरान मारे गए, हलाक हो गए। जहाँ परवेज मुशर्रफ जी, वो वकील साहब ने दरख्वास्त दी थी उन पर मुकदमा दर्ज करने की, वो दर्ज नहीं हुआ, तो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन मूव की थी उन्होंने शायद।
और फिर जज साहब ने एसएचओ को बुलाया और अपनी निगरानी में अदालत में एफआईआर दर्ज कराई। बिल्कुल, ये भी हम कोई रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं दुनिया में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालत, मतलब हर जगह माशाल्लाह चौके चक्के मार रहे हैं। इस तरह की जो कार्रवाई है वो बहुत कम देखने में आई होगी, लेकिन बहरहाल अदालत का एहतराम है, हम कुछ कह नहीं सकते जी। अपनी जगह। ये एक हैरत अंगेज वाकया है। एक बहरहाल ये जो लाल मस्जिद का वाकया है, इसने हमारी तारीख पर और हमारी मुआशरत पर और हमारे यहाँ जो ये वाकयात की जो जंजीर है उस पर बहुत गहरे असरात मुरतब किए। ठीक। अब भी मैं देखिए, जो कब्रिस्तान है इस्लामाबाद का, जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल बाहर की तरफ उसके करीब वाक़ है, मैं उसमें गया हूँ। सैकड़ों कब्रें हैं जिन पर कत्बे नहीं है, नाम नहीं है। कत्बा लगा हुआ है कि लाल मस्जिद का शहीद है, नाम नहीं है। एक कब्रिस्तान में जाएं तो बस आप कभी तारी हो जाती है और दिल जो है रंजो अलम में डूब भी जाता है और गुस्सा भी आता है। तो लाल मस्जिद में जो लोग मारे गए, अल्लाह ताला जो है उनकी मग़फ़रत करे। हमारा दिल भी बहुत दुखता है उनके तज़किरे पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक यक रुकनी बेंच मुकर्रर किया था, कमीशन। जी बिल्कुल, जिसमें फेडरल शरीयत कोर्ट के एक जज हैं, जस्टिस शहजादुल शेख जी। उनको कहा था कि आप 45 रोज के अंदर अपनी रिपोर्ट मुरतब करें इस पर तहकीकात करके। उन्होंने बड़ी लंबी गवाहियां हुई, रिकॉर्ड किए बयानात बहुत, तो फिर अपनी रिपोर्ट भी पेश की। उस रिपोर्ट में भी उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको पब्लिक भी कर दिया। तो कोई वाज़ेह ज़िम्मेदारी का तयन उन्होंने नहीं किया था। और उनकी रिपोर्ट पर जो लाल मस्जिद के मकतूलीन के वकील थे, उनको भी कोई तसल्ली नहीं हुई। वो उन्होंने उसके खिलाफ एक दरख्वास्त दी थी सुप्रीम कोर्ट में। अब ये जो मुकदमा है बड़ा पेचीदा मुकदमा है, क्योंकि परवेज मुशर्रफ साहब थे सदर पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे जी। लेकिन एग्जेक्टिव अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनली उनके पास नहीं थी। ठीक है, वो वजीर आजम के वो पास, वजीर आजम के पास थी, वजीर दाखिला मौजूद थे, फिर इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी मौजूद थी। तो अब तो पहले तो देखना पड़ेगा कि फर्ज कीजिए कि ये वाकया ऐसा है जिस पर इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, पहले इसका भी तयन होना है ना कि लाल मस्जिद के जो लोग मौजूद थे, वहां मकीन थे, उनकी जिम्मेदारी क्या थी, उनका अमल था या रद्द अमल था। ठीक है, क्या तजावुज उन्होंने किया और क्या तजावुज उनके साथ हुआ। ठीक, ये दोनों चीजों का तयन करना पड़ेगा जी। और परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं, क्या वो खुद उन्होंने अपने तौर पर कोई फैसला किया या उसी चेन के अंदर कोई फैसला हुआ। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो तय करनी होंगी। और परवेज मुशर्रफ साहब को इसमें सजा देना अकेले शख्स को ये खासा मुश्किल होगा और भी लोगों को शरीक करना पड़ेगा। बशर्ते कि आप ये मान लें कि जो रियासत ने कार्रवाई की है वो कार्रवाई नाजायज थी और पुरअमन लोगों पर, नहत्ते लोगों पर यह कार्रवाई कर दी गई थी। ठीक है, अगर मामला ये हो कि लोग जो थे मुसल्लह थे और वो भी हमले कर रहे थे और रियासत ने अपने वजूद को या अपने भरम को बरकरार रखने के लिए कार्रवाई की है, तो फिर मामला उलट होगा। लेकिन शम साहब, यहाँ पे 103 लोग, जो सरकारी आदाद शुमार है वो कहते हैं 103 लोग मारे गए थे इस ऑपरेशन। जो लाल मस्जिद के मुतल्लिकीन है वो तो कहते हैं बहुत ज्यादा तादाद में लोग मारे गए जी, लेकिन उनके नाम जो है अभी तक सबके उससे मालूम नहीं हो सके। ठीक है, कैसे लोग भी हैं जिनके नाम ही मालूम नहीं है। तो शाम साहब, उस वक्त तो एजाजुल हक भी मौजूद थे वजीर की हैसियत में, चौधरी शुजात हुसैन मुज़ाकरात करवा रहे थे, तो क्या ये सारे लोगों से अब फिर दोबारा तफ्तीश होगी? ये मुकदमा दर्ज हुआ तो फिर सबसे होगी। हाँ। देखा जाएगा। एजाजुल हक की तो खैर जिम्मेदारी इस तरह नहीं थी बराह रास्त, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास नहीं थी, वो तो वजीर मजहबी अमूर थे। ठीक है, और चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग के सदर थे,
उनके पास भी कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं थी जी, लेकिन वो बीच बचाव की कोशिश कर रहे थे। चौधरी शुजात हुसैन ने बड़े मोटे मोटे आंसू अपनी आंखों से निकाले थे उस वक्त बिल्कुल, और कहा था कि ये मामला जो था खराब हो गया, अगर मेरी बात मान ली जाती तो ठीक होता। शौकत अजीज साहब कुल्फी खाने चले गए और मामला खराब हो गया। अब ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। फिर आप देखें खाना काबा के बैतुल्लाह के इमाम भी आए थे जी, और उन्होंने भी मुलाकात की थी और कुछ कोशिश की थी मामलात को ठीक करने की, वो भी कामयाब नहीं हो पाए। और काजी हुसैन अहमद साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब और खुद कराची के मेरा ख्याल मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब वो भी तशरीफ लाए थे। और फिर तो काजी हुसैन अहमद साहब और फजलुर रहमान साहब तो जो APC थी लंदन में नवाज शरीफ साहब ने तलब की हुई थी उसमें चले गए थे शिरकत के लिए जी, यानी उनको वो कुछ मामलात को संभाल नहीं पाए थे। ठीक है, तो इसमें बड़ी पेचीदा सूरत हाल है। जो देखिए जो मजलूमीन हैं, जो मकतूलीन हैं, उनसे भी हमें बहुत हमदर्दी है, वो हमारे वजूद का हिस्सा है। और इस मस्जिद के बाद जो कुछ हुआ है, जितने खुदकुश हमले हुए हैं और जितने पाकिस्तानियों की हलाकत हुई है, उसके बाद ये इस वाक़े के पहले नहीं हो सकती थी, इसके बगैर नहीं हो सकती। लेकिन शाम लोग जज्बाती तौर पर जो नौजवान थे हमारे तहरीक तालिबान से मुंसलिक थे या मुंसलिक नहीं थे तो बाद में हो गए, इसने एक बड़ा हमें सेटबैक पहुंचाया। लेकिन देखना यह भी होगा कि फिर जिन पर कार्रवाई की गई उनका रवैया क्या था जी। तो रियासत जो होती है ना वो एक बहुत एक ऐसी चीज होती है कि वो अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए फिर हर वजूद को जो उसके रास्ते में आता है मिलियमेट करती चली जाती है। लेकिन उस वक्त फायरिंग ही तो ऑप्शन नहीं थी कि जनाब सीधा ये तो बड़ी लंबी बात है, हमारे साथ कमान तो नहीं कर रहे। लेकिन अगर कमरा अदालत में एक मुकदमा दर्ज होगा तो फिर पुलिस का रवैया क्या होगा? इसके नताइज फिर हमने पहले ही सेट नहीं कर दिए कि नताइज मैंने पहले भी अर्ज किया है जी कि ये कोई एक वकुआ है एक खास किस्म का, लेकिन क्योंकि इसमें एक फरीक अदालत है, अब अदालत से अगर आप किसको शिकायत होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या अब लाहौर हाई कोर्ट से, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो उसको शिकायत लेकर, वो फोरम वही है। यहाँ जितनी गुफ्तगू करनी चाहिए थी वो हमने कर दी है। ठीक है शाम साहब, आगे चलते हैं। अगली खबर है शाम साहब शाम के हवाले से कि वहाँ पर मामला जो है उसके हवाले से बिगड़ते चले जा रहे हैं और अब तो यह है कि हमला अब तब की बात है। आज यानी फ्रांस के मकामी वक्त के बाद में यानी वहाँ पर जब शाम होगी तो वहाँ पर रिपोर्ट भी पेश करेंगे वहाँ के वज़ीर आज़म के। जनाब ये देख लें हमारे पास सरीन गैस का इस्तेमाल का सबूत। देखिए बात यह है कि बरतानिया की पार्लियामेंट ने तो इसके खिलाफ करारदाद पेश कर दी, पास कर दी। सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका शाम के खिलाफ कार्रवाई जो है उसकी करारदाद पास नहीं करवा सका। अब ओबामा साहब ने यह कहा है कि मैं अपनी कांग्रेस में इस मामले को पेश करूंगा। फ्रांस भी कुछ हिचकिचा रहा है, पहले तो बड़ी पुरजोश तरीके से उसके साथ था, लेकिन अब कुछ हिचकिचा रहा है जी। और हमारे ये जॉन कैरी साहब ने कई चैनल्स को इंटरव्यू दिए हैं, मुसलसल वो राय अम्मा को हमवार करने में लगे हुए, लगता है ऐसा है। और उन्होंने कहा कि ये सरीन गैस जो है ये इस्तेमाल की गई, एक लिक्विड होता है जी। लिक्विड जो है जब वो फजा में आप फेंकते हैं तो फौरी तौर पर वो गैस बन जाती है। ठीक। और उस गैस से जितने जी होश होते हैं, जी रूह होते हैं, वो मौत की 1 मिनट के अंदर वो मौत की नींद सो जाते हैं। शाम साहब यहाँ लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे कि सारीन गैस इस्तेमाल हुई, उसके असरात क्या हुए और अब क्या होने जा रहा है। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदेद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे शाम की सूरत हाल के हवाले से और शाम साहब बता रहे थे कि सारीन गैस जो इस्तेमाल हुई है वहां पे उसके गैस जो है जी 1 मिनट में ना आपको बस इस दुनिया से रुखसत कर देती, यानी कोल्ड ब्लडेड मैस मर्डर, बस आप सो के सोए रहते। और ये 30 मिनट के बाद आपके उसके असरात आपके कपड़ों से रुखसत हो जाते हैं, मैंने ये देखा। अच्छा, उसको आपको चेक नहीं किया जा सकता फिर कि ये क्या हुआ, उसके गैस के कोई बाकियात बाकी नहीं रहते 30 मिनट के अंदर, मैंने जो मालूम किया है। तो अब ये मशरकी दिमिश्क में अमेरिका का ये कहना है कि ये गैस इस्तेमाल हुई है। देखिए शाम में जो लड़ाई हो रही है ना,
वो ऐसी नहीं है। वहां एक बाकायदा बगावत हो चुकी है फौज में, ठीक है। और जो हिज़्ब इख्तलाफ है वो फौज उसके पास भी मौजूद है, रजाकार भी हैं और बागी फौजी भी हैं, ठीक। और इलाका भी उनके पास कमो बेश आधा आधा इलाका जो है तकसीम हो चुका है इस वक्त। अच्छा, तो उनके पास ये समझिए कि शाम अमलन दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। ठीक। एक बागियों के पास है हिस्सा, और दूसरा जो है या बागी कह लीजिए या जहादी कह लीजिए जी, या एक और ग्रुप कह फ्रीडम लीजिए, फाइटर कह लीजिए, बिल्कुल, या मुखालिफ ग्रुप कुछ कह लीजिए। अब उनके पास इलाका भी है जी। अब जब ये खबर आई है कि इससे को 1200-1300 लोग जो हैं मारे गए हैं, और खबर चेक हुई है, अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर गए हैं, शाम ने पहले तो कुछ लैतोलाल किया, फिर उनको आने की इजाज़त दे दी है। अब वो वहाँ से कोई तफ्तीश तहकीक करके वापस आए हैं, अभी तक उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की। ठीक। लेकिन अमेरिका का इसरार यह है कि यह ऐसा हुआ है, और जॉन केरी ने भी कहा कि हमें ये हमारे ज़राए की इत्तलात है। बहुत लोग कहते हैं कि उनके जो ज़राए की इत्तलात है उसमें इसराइली इंटेलिजेंस का बड़ा रोल है। अच्छा, तो अब ये जो शाम है ना, इसमें उसकी जो फौजी ताकत है वो तो समझिए आपके मुंतशिर हो गई। ठीक। मिडल ईस्ट में मिस्र, इराक और शाम, जी, ये एक बड़े ताकतवर मुल्क समझे जाते थे। अच्छा, मिस्र जो है वो जब अनवर सादात ने लड़ाई लड़ी और इसराइल को शिकस्त दे दी, अच्छा, उसके जो नाकाबिले तस्खीर मोर्चे फतह कर लिए और एडवांस किया, तो अमेरिका लड़ाई में कूद पड़ा। ठीक, और अनवर सादात की जो फतह है वो हकीकी रूप इख्तियार न कर सकी। ठीक। उस पर अनवर सादात इस नतीजे पे पहुंचे कि इसराइल से जंग करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अमेरिका आएगा और अमेरिका से हम जंग कर नहीं सकते। ठीक। तो फिर वो कैंप डेविड का मुआहिदा हुआ, यानी दांत खट्टे उन्होंने इसराइल के कर दिए, लेकिन फिर इसराइल जो है उनके दांतों पे लीमू मलने में कामयाब हो गया। ठीक। बजरिया अमेरिका। जी। अब उन्होंने सबसे अलग होकर अरबों से ये मामला कर लिया। इराक और शाम दोनों की ताकत अपनी जगह थी, लेकिन ए साहिब नजरा नक्शा कुव्वत है खतरनाक। तो सद्दाम हुसैन की अपनी ताकत भी थी, लेकिन फिर अपने अवाम पर उनके मजालिम भी थे, उनका एक जाबराना निज़ाम भी था, इससे भी इनकार नहीं हो सकता। और शाम जो है वो तो आप देखिए, अब ये फिरका वारियत भी इसमें आ जाती है। ये अलवी फिरका है, जो अलवी फिरके के जो, यानी आप उसको खींच बांध के जिस कम बेश उनके जो अकायद हैं वो बहुत ही बयान करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत एक्सट्रीम के हैं। ठीक है। अब वहाँ अक्सरियत जो है वो अहले सुन्नत की है। अब ये भी एक कशमकश का पहलू था। अखवानुल मुस्लिमून और बास पार्टी की लड़ाई, वो भी एक कशमकश का पहलू है। और फिर शाम की ताकत जो है वो इसराइल के लिए थ्रेट है, ये भी एक हकीकत है। यानी आप कोई एक चीज जो है ये नहीं कह सकते कि इसकी बुनियाद पर हम ये फैसला तो वो जो कर लेंगे। 3 फौजी ताकतें थी, मिस्र, इराक, शाम, तो गोया तीनों। मिस्र तो न्यूट्रलाइज हो गया जी, कि कैंप डेविड जो है उसके बाद मिस्र और इसराइल के दरमियान तो पीस हो गया। और अगर मौजूदा सीक्वेंस में अब उनको देखें $1.5 तो, अरब डॉलर के करीब अमेरिका से फौज को मिलता है, मिस्र की फौज को, ठीक है, और वो बांसुरी बजाती है चैन की। और मौजूदा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में देखें तो जो खुद मिस्र की सूरत हाल है, ये भी किसी उस नहीं, वो तरफ। तो मिस्र तो अब फौज जो है फौज के कंट्रोल में है। ठीक है। अब आप देखें कि एक तरफ तो अवाम की जो ताकत है उसको कुचला जा रहा है जी, और वही ताकत कुचलने वाले जो मिस्र में हैं वो शाम में अवाम की ताकत जो है उसके साथ खड़े हुए हैं। ठीक, क्योंकि जो बागी हैं हाफिजुल बशारुल असद के, जी, वो बागी जो हैं वो जमहूरियत चाहते हैं अपने मुल्क में, बिल्कुल। और यह जो जमहूरियत चाहते थे और जिन्होंने अपना एक मुंतखब सदर कर लिया था वो भी चाहते ही हो गया, और वो भी चाहते हो रहे हैं। यानी सऊदी अरब नहीं, सऊदी अरब भी अधिक अरब रियासतें जो है ना जी, इस वक्त वो सारी की सारी बशारुल असद के खिलाफ है। ठीक, और खुद तुर्की जो है वो भी पेश है, हमसाया है उनका। अरब लीग जो है वो बशारुल असद की मेंबरशिप खत्म कर चुकी है। ठीक, अरब लीग की रुकनीत जो है शाम की नुमाइंदगी वहां की हिज़्ब इख्तलाफ करती है। यूएई भी है, कुवैत भी है, और इस लिहाज से मेरा ख्याल इस मामले में तो कतर भी है, और सऊदी अरब सबके पेश है।
ठीक। अब ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड एक सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए भी। एक तरफ ये इसका एक शिया सुन्नी डायमेंशन, बिल्कुल। एक तरफ पर हमारे सारे अरब दोस्त जो हैं वो एक तरफ है, और उनके ईरान जो है और हिजबुल्ला वो दूसरी तरफ है। रूस और चीन उनको सपोर्ट कर रहे हैं, शाम की हुकूमत। तो एक तरफ तो हमारे दोस्तों का ये एक ग्रुप है और दूसरी तरफ दूसरे दोस्तों का ग्रुप है। बिल्कुल। तो अब क्या कहते हैं, मुहावरा जो है, एक तरफ खाई है एक तरफ खंदक है, किसका साथ दें? तो हमें कहीं ना कहीं गिरना जरूर है, या हम कहीं हम बच मेरा बचा ख्याल है के कि निकल हमें जाएंगे? मुनासिब होगा कि हम जरा एहतियात से काम लें। एक तो पाकिस्तान में शिया सुन्नी डिवाइड जो है ना, सब कुछ हरकतों के साजिशों के बावजूद उस तरह की स्ट्रांग नहीं है जिस तरह की बात दूसरे ममालिक में, अरब में इनफैक्ट, बाज अरब मुल्कों में है। ठीक है। हम यहाँ एक स्ट्रगल की वजह से, एक सियासत की वजह से हमारे दरमियान जो दूरी है पैदा करने की कोशिश तो बहुत हो रही है, लेकिन वो अभी पैदा नहीं हुई। तारीखी तौर पर हमारा मामला जरा मुख्तलिफ है। ठीक। लेकिन बात यह है कि अब सऊदी अरब जो है उसकी अपनी हिकमत अमली है और वो उसमें हिकमत अमली के तहत वो काम कर रहा है। तो पाकिस्तान जो है उसको कुछ कोशिश करनी चाहिए कि कुछ बीच बचाव हो जाए, कोई ये हमले पे नौबत ना आए, और कोई वहाँ, अगरचे बहुत मुश्किल सूरत हाल है। ये जो शंघाई ऑर्गेनाइजेशन है जी, जो अपने एक जिसके अंदर सेंट्रल एशिया की रियासतें भी शामिल हैं जी, और SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी है। इसकी 2011 में शंघाई में बुनियाद रखी गई थी। तो इसमें रूस भी शामिल है और इसमें चीन भी शामिल है जी, और पाकिस्तान इसके मुबस्सर की तौर पर शामिल है जी। और सेंट्रल एशिया की सारी रियासतें और इंडिया भी। रूस और चीन दोनों की ख्वाहिश है कि हम इसके परमानेंट मेंबर बन जाए। इसका इजलास होने वाला 13 सितंबर को। बिल्कुल। तो इसमें हमारे सरताज अजीज साहब जा रहे थे। तो रूस की तरफ से ये इत्तला आ रही है कि उनकी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब वहाँ खुद शरीक हो। अब नवाज शरीफ साहब अगर वहाँ जाते हैं 13 को, तो फिर उन्हें जाएंगे, आगे जाएंगे तुर्की जाएंगे, फिर तुर्की से UNO जाएंगे जनरल असम्बली में। तो अब अभी तक फैसला नहीं किया नवाज शरीफ साहब ने, लेकिन यानी अगर वो जाएं तो कोई मजाका नहीं है। पाकिस्तान को कुछ कोशिश करनी चाहिए, कुछ पानी डालने की। अगर यानी चाहे बुलबुल, आपने किस्सा सुना हुआ है ना, वो कोयल जो थी जी, वो एक कतरा चोंच में लेकर पानी डाल रही थी। तो हस्बे तौफीक जो है, चाहे वो बुलबुल का या कोयल का एक कतरा ही क्यों ना हो, पानी डालने की कोशिश हमें करनी चाहिए। शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि ये बुलबुल कहीं खुद ही तो नहीं जल मरेगी आग में, ये भी एक मसला है। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। ब्रेक के बाद आपके सवाल भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। ये हिस्सा है आपके सवालात का। मैंने ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल पूछा था, मैं उसके बाद फिर आपके सवालात। शम साहब, ये जो कोयल आपने जिसका जिक्र किया था, ये कोयल कहीं साग में हाथ तो नहीं जला बैठेगी अपने परपुर्जे जो थोड़े बहुत है? भाई देखिए, कुछ ना कुछ रिस्क लेना ही पड़ेगा। कोई बेहतरी के लिए उम्मत की और मुसलमानों के अंदर कोई फितना फसाद को रोकने के लिए कुछ कोशिश तो करनी पड़ेगी। और नवाज शरीफ साहब जो थे, जब वो पहले वजीर आज़म बने थे और ये कुवैत की लड़ाई शुरू हुई थी, उस वक्त भी उन्होंने दौरा किया था मिडल ईस्ट का, और सारी रियासतों में गए थे और कोशिश की थी कि किसी तरीके से बीच बचाव हो जाए। वो नहीं हो सका। तो हो या ना हो ये और बात, लेकिन हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए कि मामलात को ठंडा कर सके। शम साहब, ये फेसबुक पे जो देखें एक बात जी, एक तरफ तो शाम के अवाम जो है ना, उनकी जमहूरी ख्वाहिशात है, ठीक है, उनका आप ना इनकार कर सकते हैं ना उस पर तनकीद कर सकते हैं। उनको यह हक हासिल है, जैसे हमें हक हासिल है जी, ठीक है, उनको भी हक हासिल है बिल्कुल, वो जबर के सामने खड़ा होने का। बिल्कुल। लेकिन साथ ही सुन रहे जी, लेकिन साथ ही जो इजराइल का मामला है वो भी ऐसा है जो हमें तकलीफ देता है। तो कई ये हलीम है, एक कई चीजें गुडमुड हो गई हैं और इसमें से दाल अलग करनी है। दाल अलग होगी नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ काम हो सकता है। जी शाम साहब, फेसबुक पे हमारे जो बहुत सारे बैरून मुल्क क़ारीन हैं, वो नाजरीन हैं, वो लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पर फारिया हसन साहिबा पूछ रही हैं डेनमार्क से,
और ये शमीमुल्लाह साहब हैं, ये पूछ रहे हैं सऊदी अरब से, और दूसरे लोग यही कह रहे हैं कि जनाब अरब लीग में कहाँ पे जमहूरियत है जो इस वक्त ये जमहूरियत का राग लाप रहे हैं और ख़ास तौर पे सऊदी अरब पे तनकीद की जाए। देखिए बात, ये पहली बात एक सुननी चाहिए जी, कि मसला जमहूरियत का नहीं है, यानी शाम में जो मसला है वो जमहूरियत नहीं है, अच्छा। जाबराना हुकूमत का है। अच्छा, किसी मुल्क में हर मुल्क का एक अपना निजाम है, अगर लोग उस वहां के रहने वालों को वो कबूल है तो वो कबूल है, खा वो बादशाहत है, खा वो कुछ बादशाहत है, अगर वो जबर नहीं है। अब देखिए रूस जो है उसमें एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, बिल्कुल है, लेकिन एक बड़ा मुख्तलिफ किस्म का जरा तगड़ा प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। खुद ईरान के अंदर उस तरह की डेमोक्रेसी नहीं है जिस तरह की हमारे यहां पाई जाती। चीन के अंदर, चीन वन पार्टी स्टेट है, ठीक है। सेंट्रल एशिया की जो रियासतें हैं उनका अपना एक निजाम है। अब अगर निजाम लोगों ने कबूल किया हुआ है और जबर नहीं है उसमें, तो फिर तो मामला जो है वो आप उस पर इतराज नहीं कर सकते और लोगों को जाके बगावत पे उकसा नहीं सकते। ये हमारा काम नहीं। तो सऊदी अरब जो है ना उसमें बादशाहत है, बिल्कुल है, लेकिन वो हमारे दोस्त है खालिदुल मोइना, अरब न्यूज के एडिटर होते थे, सऊदी थे लेकिन तालीम पाकिस्तान में पाई थी। अच्छा, वो एक दफा आए थे यहाँ, तो हमने पूछा, उन्होंने कहा सऊदी अरब में डेजर्ट डेमोक्रेसी है जी, ये सहराई जमहूरियत है। वाह, सऊदी अरब के अंदर जो बादशाहत है ना वो जबर की शाही नहीं है। वो जी, आप देखिए उनकी जो दौलत है वो तकसीम होती है पूरे, जो आप सऊदियों में चले जाएं, एक सऊदी को नौजवान को बेरोजगारी अलाउंस मिलता है 3,000 रियाल। बहुत खूब। और अब तो शाह जो है मौजूदा अब्दुल्ला, उन्होंने ये फैसला किया है कि हर सऊदी के पास एक घर होना चाहिए। तो ये उनके सहराओं में रहने वाले बद्दू जो थे उनके घर नहीं थे, हर एक को घर दिया जाएगा। अब घरों की तामीर हो रही है, ठीक, तालीम जो है वो मुफ्त दी जाती है और वजीफे दिए जाते हैं और सैकड़ों हजारों लोग बैरून मुल्क से तालीम हासिल करके आते हैं। तो सऊदी अरब जो है गर्चे कि उनकी बादशाहत है, लेकिन ये बादशाहत एक शुराइयत सी है, इसमें उलमा का भी एक रोल है, आले शेख जो है वो भी, उनका भी अपना एक दबाव है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सऊदी अरब में जबर की हुकूमत है वहां पे, और इसी तरह यूएई में है, ठीक है, उसी तरह कुवैत में भी एक हुकूमत अपनी बात, और इलेक्शन भी होते हैं। यूएई में भी आप चले जाएं, लोग मुतमईन तरीके से अमन व अमान के साथ जिंदगी गुजारते हैं। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये नहीं, जो अगर आप अपना जबर करेंगे और लोगों पर अपनी मर्जी मुसल्लत करेंगे, लोगों का जीना हराम कर देंगे और उनको सांस लेने का मौका नहीं देंगे, और उनके, और आपको पता, हजारों अफराद, क्या लाखों मारे जा चुके हैं इन मुल्कों में। ये जो शाम है और फिर उसके बाद दूसरे ममालिक हैं, इनमें आप जाएं, इनकी तारीख पढ़ें, तो वो किसी मुतकदम में बयां करूं तो कहे सनम भी हरी हरी, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि शाम जो है उसकी एक ताकत थी जो इसराइल के मुकाबले में महसूस की जाती थी, ठीक, इसलिए कसक भी उठती है दिल में और कुछ दर्द महसूस भी होता है। शाम साहब, ये है जी जॉन साहब है, जॉन डियर साहब, इन्होंने अपना नाम लिखा है, इन्होंने ज़बान बड़ी अजीब गरीब इस्तेमाल की है। तो जॉन डियर साहब, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आपका सवाल शामिल करें। ये ज़बान, ये सब के बारे में इन्होंने ज़बान जो है वो बाकायदा तौर पे खिताब, गालियां जो है दी है। हमें जरा बोलने, लिखने में, बोलने में जरा एहतियात करनी चाहिए। लेकिन सवाल इनका यह है कि अगर पाकिस्तान आर्मी जल्जला भुगता सकती है, सैलाब भुगता सकती है, इलेक्शन भुगता सकती है, तो कराची में क्यों नहीं आ सकती? इससे कहां सरहदें? पहली बात तो यह है, आप इस बात पर गौर करें कि कराची में फौज को बुलाना है सूबाई हुकूमत ने, ठीक, वफाकी हुकूमत ने नहीं भेजना उसको। अच्छा, अगर सूबाई हुकूमत यह जरूरत महसूस करती है तो बुला ले, ठीक, एक बात। दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया में आप चले जाएं, फौजें बहुत कम होती हैं इस तरह के मामलात में इस्तेमाल। ठीक, या तो ऐसा हो ना कि कहीं बगावत शोरिश बर्पा हो जाए और लोग कब्जा करके बैठ जाएं, ये खास किस्म की सूरत हाल है जिसमें फौज को इन्वॉल्व करके फौज के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है, उसके इमेज के लिए वो प्रोपेगेंडा की इज्जत में आ सकती है। इसलिए दूसरे अदारे जो हैं, पुलिस का है, रेंजर्स का है,
रेंजर्स का सरबराह भी तो एक फौजी है ना, तो उनको आप इस्तेमाल कर लें, ये मुनासिब बात होगी। फौज आखिरी उम्मीद होती है, आखिरी उम्मीद कायम रहनी चाहिए। शाम साहब ये हैं जी SMS के ज़रिए पूछ रही हैं जी नादिया साहिबा, इन्होंने लिखा है जी कि मैं मास्टर्स की स्टूडेंट हूं और HEC से मेरा बराह रास्त कंसर्न है। अच्छा, उन्होंने कुछ दूसरी चीज़ें भी लिखी हैं। शम्स लाखा साहब पे वो कह रही हैं कि जी ये बताएं कि HEC की चेयरमैनशिप में आने वाली तब्दीली स्टूडेंट्स के लिए कैसी होगी? नहीं, वो तो देखे ना, जावेद लगारी साहब जो हैं, पता नहीं क्यों उनके ऊपर ये नजर करम नहीं हुई अभी तक वजीर आजम साहब की और हुकूमत की। हालांकि सब दोस्तों ने अर्ज किया, उन्होंने बड़ी जुर्रत के साथ काम किया था और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जाली डिग्रियों की हो सकता है जुर्रत ही मसला हो। अब हमारे तो अताउल्लाह कासमी साहब ने तो उनकी शान में एक बहुत कसीदा लिखा, तो मेरा तो ख्याल था उसके बाद ये मसला हल होना चाहिए, लेकिन उनकी बात भी अभी तक असर नहीं की। तो शम्स लाखा साहब भी बड़े ढंग के आदमी हैं, तरीके सलीके के आदमी हैं, आगा खां बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उनकी उम्र जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अच्छा, हाँ, मेरा ख्याल ठीक है, कुछ तो 70, 72, 74 हम एक दफा फिर फखरू भाई वाला तजुर्बा करने जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हो चुकी, हो सकता है वो कबूल ही ना करें, ठीक है, यानी इस मनसब को। वैसे उनकी दयानतदारी में, उनकी इंटेग्रिटी में, उनकी शख्सियत में जो कोई एतराज़ नहीं है। मैं बड़े ढंग के और सलीके के आदमी हैं, बड़े ऐसे लोग हैं जिन पे पाकिस्तान को फख्र होना चाहिए। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं लगता कि वो ये समझेंगे कि इस उम्र के हिस्से के अंदर वो ये काम कर लेंगे। तो इसलिए देखते हैं, हो सकता है कि जावेद साहब लगारी साहब जो हैं बिलाखिर कुर्रा फाल उनके नाम ही पड़ जाए। डाइस घुमा के आए जरा, हो सकता है। अब नवाज शरीफ साहब को ठंडे दिल से गौर करना चाहिए। हमायूं साहब हैं लाहौर से, शमसा फोन लाइन पे जी। अस्सलाम वालेकुम हमायूं। अस्सलाम वालेकुम। जी। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, दुनिया न्यूज मुबारकबाद की, आप जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं ऐसा प्रोग्राम कहीं नहीं होता। दूसरी बात ये है कि मैं सवाल ये मेरा कि कराची में जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो तो अब अंडरग्राउंड चले जाएंगे, तो आप उनके ऑपरेशन कैसे करेंगे? और इससे बेहतर ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अगर उनको कुछ मिल गए सबूत तो इनको बैन करें, सियासी जमातों को बैन करने से भी तो अंडरग्राउंड हो जाएंगे ना। देखिए, इनका ताक़ुब उसी तरह करना पड़ेगा जिस तरह चूहे का किया जाता है। अगर बिल में घुस भी जाएंगे तो बिल में पानी छोड़ देंगे, हम इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे और फिर बिल्ली छोड़ देंगे इन पर, और वो बिल्ली का नाम होगा। तो चुन चुन कर इनको, ठीक है, इनको निशाना बनाना पड़ेगा और चुन चुन कर खत्म करना पड़ेगा। इजाज शेख साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम इजाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, मैं इजाज शेख बोल रहा हूँ जोड़ा वाले से। हाँ जी सर। जी हाँ जी, फरमाइए। मेरी तरफ से आपकी खिदमत में सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी काबिलियत और शख्सियत बिलाशुबा काबिल सताइश है। आप हुक्म करें जनाब। मुल्क की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर सियासी जमातों की मुफाहमत और उनको कानून के दायरे में रहकर अवाम की भलाई के लिए बात करते हैं और जमहूरियत को बचाने के लिए हुकूमती इक़दाम को जायज करार देते हैं। जी इजाज़त। मुल्क में 66 सालों से जारी इस मगरबी जमहूरियत ने जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, भाई बात यह है, देखें आप क्या करेंगे, दूसरा निजाम भी तो कुछ चल नहीं सका ना। या तो कुछ चला लेते हैं, हमारे आबाओ अजदाद जो हैं वन पार्टी स्टेट बना देते, नजरियाती रियासत बना देते, जैसे रूस थी, जैसे चीन थी, वो तो नहीं बनाई। तब क्या करें, जो कुछ हमें दे गए हैं उसी को भुगत रहे। शाम साहब, हमारे प्रोग्राम का आज का वक्त खत्म हो गया है ना जी। देखिए, हमारे जो बुजुर्गों ने बनाया था, जो पैटर्न, जो पटरी बिछाई थी, उसी पे गाड़ी चलनी है ना। बिल्कुल। शाम साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कल फिर हम इसी वक्त इस जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।